हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे आप लोग। तो लेकर आ गया हूं मैं लेक्चर नंबर 7 और बने रहिए हमारे साथ। ठीक, तो आइए देखते हैं कि क्या है लेक्चर नंबर 7। ठीक, तो आज की टॉपिक है बच्चों गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, तो आइए हेडिंग लगाते हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोली दर्पण द्वारा द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, देखिए गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं, ध्यान दीजिएगा। तीन नियम है मुख्यतः। कितने नियम है? 3 नियम है। ठीक है, तो यहां पे समझ लीजिए कि उन्हीं नियम को हमें यहां पे देखना है। ठीक है, तो आप सभी लोग रफ और कलम ले लें अपना नोट्स बनाने के लिए। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? हाँ, 3 नियम हैं। तो चलिए बिना देर किए इन नियम को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं बच्चों? 3 नियम हैं। ठीक, बात करते हैं पहले नियम के बारे में कि पहला नियम क्या है। ठीक, पहला नियम यह है बच्चों कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तब गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तब गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर, किससे? परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। किससे होकर चली जाती है बच्चों? फोकस से होकर चली जाती है। ठीक, क्लियर दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए। ठीक, फोकस से होकर चली जाती है। डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण में बनाते हैं प्यारे बच्चों अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो ये रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पे ये हमने बाहर की साइड पॉलिश करेंगे तभी अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, हाँ। ठीक, ये रहा अवतल दर्पण और ये रहा मुख्य अक्ष। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। तो पहला नियम यही कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आएगी तो गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन का मतलब यहां पे गोली दर्पण से टकराएगी तो यहां पे परावर्तन की घटना होगी। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होगी कि फोकस से होकर चली जाएगी। किससे होकर चली जाएगी? फोकस से होकर। किससे होकर बच्चों? हाँ, फोकस से होकर चली जाएगी। तो ये किरण, ये जो किरण आ रही है ये किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर चली जाएगी। ये फोकस से होकर चली जाएगी। ये फोकस रहा, ये क्या रहा? फोकस। और ये रहा वक्रता केंद्र और ये रहा पोल। तो पहला नियम यही कहता है कि जब प्रकाश की किरणें
मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती हैं, तब गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर चली जाती हैं? फोकस से होकर चली जाती हैं। यहाँ पे हमने बनाया था कौन सा लेंस, अरे सॉरी कौन सा दर्पण है ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण। अब हम यही देखेंगे घटना किसमें? हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। ठीक है, हम उत्तल दर्पण में देखेंगे बच्चों। ठीक, तो सबसे पहले हमें उत्तल दर्पण बनाना होगा, तो बिना देर किए उत्तल दर्पण क्या कर लीजिए? बना लीजिए। ठीक, हाँ, तो ये रहा उत्तल दर्पण। एक मिनट, ये थोड़ा सा जगह स्पेस चाहिए। चलिए, ठीक है, ये रहा उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में आपको ख्याल होना चाहिए कि पॉलिश अंदर की ओर दबे हुए तल की ओर लगाते हैं। पॉलिश किधर लगाते हैं? दबे हुए तल की ओर, धसे हुए तल की ओर। ठीक, और ये रहा मुख्य अक्ष, और ये हो गया पोल, यहां पे हो गया फोकस, और ये हो गया फोकस, और यहां पे हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जो है वो आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो क्या होगा? गोली दर्पण से टकराने के पश्चात यहाँ पे कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है बच्चों। उधर अवतल दर्पण और इधर उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों दर्पण से समझ रहे हैं। ठीक, तो ये फोकस से होकर जा रही है, किससे जाती हुई? यहाँ पे जाती हुई प्रतीत हो रही है ना। ठीक, तो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, और यहाँ पे फोकस से होकर जा रही है। तो ये रहा पहला नियम। ये क्या रहा? ये रहा प्यारे बच्चों पहला नियम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, चलिए, ये रहा पहला नियम। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। ठीक, कि दूसरा नियम क्या है? तो आइए बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। तो दूसरा नियम क्या कहता है, ये ध्यान दीजिए। ठीक, दूसरा नियम ये कहता है, इसी का सेम एकदम उल्टा है। क्या है? ध्यान देना कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएंगी, और जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो फोकस से होकर चली जा रही थी। तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसमें एकदम सेम वही बात है, बस उल्ट पलट देना है। ठीक, कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आती हैं, किससे होकर आती हैं? हाँ, फोकस से होकर आती हैं। जब फोकस से होकर आती हैं तब गोली दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात, गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर होकर, मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती हैं। क्लियर है? हाँ, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आती हैं तब गोली दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर फोकस से होकर आ रही हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती हैं। ठीक है, चलिए आइए डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने बना लिया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण। ठीक है, हाँ, ये अवतल दर्पण में ख्याल रहना चाहिए आपको कि पॉलिश बाहर की साइड लगती है। ठीक है, हाँ,
और ईमानदारी से पढ़ाई करिए और नोट्स क्लियर करते रहिए अपना। नोट्स नहीं होगा तो समझ लीजिए कि समस्या आपके साथ बनी रहेगी। ठीक है, अब प्रकाश की किरण आ तो रही है लेकिन किससे होकर आ रही है, ये बात ध्यान देनी है। ये आ रही है प्रकाश की किरण फोकस से होकर। किससे बच्चों? फोकस से। अब फोकस से होकर आ रही है तो ये मुख्य अक्ष के किधर चली जाएंगी? समांतर चली जाएंगी, क्योंकि ये क्या है? मुख्य अक्ष है। फोकस से होकर आएंगी, फोकस से होकर आएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएंगी। ये रहा पोल। ठीक, सही है। फोकस से होकर आ रही है तो किससे होकर जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जा रही है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। ये तो अवतल दर्पण मैं बना रहा हूं इस साइड, और इस साइड उत्तल दर्पण। ठीक, तो ये रहा उत्तल दर्पण। पॉलिश लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ठीक, आप लोग देख लेना भाई। हाँ चलिए, अब प्रकाश की किरण आ रही है फोकस की तरफ। हाँ ये देखिए, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये किरण किसकी तरफ आ रही है? फोकस की तरफ। लेकिन इधर तो आप पाएगी नहीं, यहीं से पॉलिश लगी हुई है, तो यहीं से टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर चले जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर होकर चले जाएंगी। क्लियर है? डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? ठीक, बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, बढ़िया है। ठीक, ये था दूसरा नियम। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम पे। ठीक, कि तीसरा नियम क्या है। जब ये नियम आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप प्रतिबिंब बनाना सीख लेंगे, आपको प्रतिबिंब बनाने में समस्या नहीं होगी। ठीक है, हाँ तीसरे वाले पे आ जाइए। तीसरा क्या कहता है ये ध्यान दीजिए। तीसरा नियम ये कहता है कि जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती हैं, वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं? सी से। ठीक, वक्रता केंद्र से होकर आती हैं, होकर आती हैं। ठीक, किससे होकर बच्चों? वक्रता केंद्र से होकर आती हैं। तब गोली दर्पण से तब गोली दर्पण से हाँ तब गोली दर्पण से टकराने के पश्चात टकराने का मतलब यहां पे परावर्तन की घटना हो रही है, के पश्चात उसी मार्ग में टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। आइए इसे समझते हैं। तो ये रहा अवतल दर्पण। थोड़ा एक मिनट स्पेस ले लिया जाए। हाँ ठीक है, तो बना लेते हैं यहां पे अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए, तो ये रहा बच्चों अवतल दर्पण। ठीक, ये पोल, यहां पे फोकस और यहां पे वक्रता केंद्र। थोड़ा सा एक मिनट, ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, क्लियर है? अब प्रकाश की किरण आ रही है लेकिन किससे होकर आ रही है? वक्रता केंद्र से। किससे होकर? वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। तो जब वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो ये गोले दर्पण से टकराने के पश्चात
पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। क्यों लौट जाएगी? क्योंकि देखिए, अगर वक्रता केंद्र से होकर वो प्रकाश की किरण आ रही है तो वो एक अभिलंबवत आपतित हो रही है। कैसे आपतित हो रही है? अभिलंबवत। और जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो वो उसी मार्ग में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। ठीक, तो ये अभिलंब से आ रही है ना, क्योंकि वक्रता केंद्र से अगर कोई रेखा गुजरती है तो वो अभिलंब का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? अभिलंब का कार्य करती है। तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब से होकर आ रही है, इसीलिए टकराने के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। ठीक है, अभिलंब से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। जैसा मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि समतल दर्पण में भी आपने देखा होगा कि ये समतल दर्पण है। हाँ, समतल ये दर्पण हो गया। अगर आप इस समतल दर्पण के परपेंडिकुलर कोई रेखा खींच देते हैं तो इसको बोलते हैं अभिलंब। और जब प्रकाश की किरण इस अभिलंब से होकर आती है तो टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाती है, जिसमें आपतन कोण बराबर क्या होता है? 0। और परावर्तन कोण भी यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये अभिलंबवत आपतित हो रही है, अभिलंबवत आपतित होंगी तो वो उसी मार्ग में टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? ये रहा अवतल दर्पण में। अब यहीं पे बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, ये वाली जो बात है, इस वाली बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, इसको मैं साइड में कर देता हूं और इधर आ जाते हैं। अब इधर बना लेते हैं एक प्यारा सा, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए, ये रहा, सॉरी, उत्तल दर्पण। ये रहा उत्तल दर्पण। एक, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। अब प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है? ध्यान देना, ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है, मतलब वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है। उत्तल दर्पण में दरअसल प्रतीत ही होता है। तो जब ये वक्रता केंद्र की तरफ आएगी तो ये अभिलंब की तरह कार्य करेगी। किसकी तरह? अभिलंब की तरह। नॉर्मल, ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। ठीक, तो अभिलंब की तरफ आएगी, अभिलंब पे आपतित हो रही है, तो ये टकराने के पश्चात यहीं से वापस होकर चली जाएगी। ठीक है, हाँ, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों? हाँ, उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, बढ़िया, इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो देखिए, आइए अब इसको हम देखते हैं ना, तो इसको कर देते हैं प्यारे बच्चों मूव, और हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं गोली दर्पण द्वारा। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किस तरह बनते हैं, आइए देखते हैं। ठीक, पहली तो बात यह है कि जो गोली दर्पण है, ठीक, गोली दर्पण है तो गोली दर्पण है तो गोली दर्पण में दो दर्पण आते हैं। कितने दर्पण आते हैं? याद है ना? हाँ, दो दर्पण आते हैं, एक अवतल दर्पण आता है और एक उत्तल दर्पण आता है बच्चों। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अवतल दर्पण की। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण।
तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, लेकिन किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा? हाँ, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक, तो यहां पे ध्यान देना कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थितियों में। कितने स्थितियों में? हाँ बच्चों, 6 स्थितियों में बनते हैं। कितनी स्थितियों में बनते हैं? 6 स्थितियों में बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनते हैं। कितने स्थिति में? 6 स्थिति में। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आइए सबसे पहले स्थिति हम देखते हैं। सबसे पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर, अनंत का ये मतलब नहीं है कि जो खत्म ही ना हो। अनंत का मतलब यहां पर जहां पे छोटी छोटी दूरियों की बात होती है, वहां पे अगर मीटर में बात आप करने लगे तो वो उसके लिए अनंत बन जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आई होगी बात। ठीक, तो जब वस्तु कहां पर स्थित हो भाई? अनंत पर स्थित हो, तो हम क्या करते हैं? 6 स्थिति लेते हैं जिसमें वस्तु को अलग अलग स्थितियों में रखते हैं, यानी 6 स्थितियां होती हैं। ठीक, जिसमें पहले हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, फिर एक एक स्टेप हम आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से 6 स्टेप होता है, और 6 स्टेप में किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, उनके क्या परिणाम रहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले वस्तु कहां पे रखी हो? अनंत पर हो। कहां पर स्थित हो? अनंत पर। तो सबसे पहले बना लेते हैं गोली दर्पण में अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण। ठीक, क्योंकि हम किस अवतल दर्पण द्वारा, हम अवतल दर्पण द्वारा ही प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं अभी। ठीक, और ये हो गया पोल, और यहां पे हो गया फोकस। ठीक, और यहां पे हो गया वक्रता केंद्र, और ये है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, वस्तु अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है तो वस्तु बड़ी है। ठीक है, और वहां से अनंत पर जब वस्तु स्थित होती है तो वहां से आने वाली जो किरणें होती हैं, वस्तु से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, वो समांतर आती हैं, पैरेलल आती हैं एक दूसरे के। ठीक, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी हैं? समांतर हैं, एक दूसरे के क्या आएंगी? समांतर आएंगी। तो देखिए, ये अनंत से किरणें आ रही हैं एक दूसरे के समांतर। ठीक, कहां से आ रही हैं बच्चों? अनंत से। ठीक है, हाँ, ये अनंत से आ रही हैं किरणें एक दूसरे के समांतर, क्योंकि वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। वस्तु से ही प्रकाश की किरणें निकलती हैं, ये हमने आपको बताया भी है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश की किरणें, पहला नियम याद करिए। पहला नियम। ठीक, प्रतिबिंब बनने का पहला नियम ये कहता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती हैं, तब गोली दर्पण से, यानी यहां पे अवतल दर्पण है, से टकराने के पश्चात वो फोकस से होकर चली जाएंगी। किससे होकर चली जाएंगी? फोकस से होकर। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो टकराई, और टकरा के फोकस से होकर चली गई। ये वाली भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये भी टकराएगी, तो ये भी फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक, तो यहां पे एक दूसरे को कहां पे कट कर रही है? फोकस पे। परावर्तित किरणें, दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को फोकस पर काट रही हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, उसी के बारे में हमें परिणाम में क्या करने होते हैं? लिखने होते हैं। हाँ, परिणाम में हमें इन्हीं के बारे में लिखना होता है। परिणाम में क्या लिखेंगे? ध्यान देना, परिणाम में ये लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ी है। अब प्रतिबिंब उसका देखिए एक बिंदु साइज का बना है, क्योंकि यहां पे इसकी हाइट बहुत कम है। बिंदु साइज, बिंदु आकार है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रतिबिंब वस्तु से, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा है।
बहुत छोटा। ठीक है, ये लाइक पॉइंट साइज, पॉइंट साइज की तरह है। किसकी तरह है? पॉइंट साइज की तरह। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक। दूसरी बात यह है कि प्रतिबिंब को जरा देखिए कि प्रतिबिंब बना कहां पे है। तो प्रतिबिंब बना है फोकस पर। कहां पर? फोकस पे। तो प्रतिबिंब एफ पर। कहां बना है? एफ पर बना है, यानी फोकस पर। तीसरी बात कि प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है, क्योंकि हमने प्रतिबिंब आपको बताए थे दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अगर किरणें वास्तव में काटती हैं एक दूसरे को, तो उस कटान बिंदु पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा। और यहाँ पे ऐसा ही है, क्योंकि किरणें वास्तव में एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक। और एक बात यह भी ध्यान देना कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? सदैव उल्टा होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक को उल्टा है। ठीक है, चौथी बात क्या रिजल्ट में लिखेंगे? चौथी बात यह है रिजल्ट में, परिणाम में, कि जो प्रतिबिंब है उसकी हाइट और वस्तु की हाइट का जो अनुपात है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। उसको m से लिखते हैं। तो यहां पे अगर रेखीय आवर्धन की बात करें, किसकी बात कर लें बच्चों? रेखीय आवर्धन की। ठीक है, अभी बताया, जिसको हम लिखते हैं m से। किससे? m से। ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई यानी हाइट ऑफ इमेज, और यहाँ पे होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसमें हम बात कर लें तो थोड़ा ध्यान देना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है क्योंकि अनंत पर है, और हाइट ऑफ इमेज बहुत छोटा है क्योंकि पॉइंट साइज की तरह है। किसकी तरह? पॉइंट साइज की तरह। तो ऑब्जेक्ट की हाइट प्रतिबिंब की हाइट से, यानी हाँ, जो वस्तु की लंबाई है वो प्रतिबिंब की लंबाई से बहुत अधिक है। इसलिए जब आप, ये हो गया बहुत कम और ये हो गया बहुत ज्यादा, और जब आप कम में बहुत ज्यादा संख्या, मतलब बहुत ज्यादा संख्या से क्या करेंगे? भाग देंगे, तो हमेशा एक से बहुत छोटा आएगा, यानी एक उससे बहुत ही बड़ा होगा। समझ में आई बात? यानी m का जो मान है वो लेस देन किससे है? 1। ठीक है, कोई बात नहीं। अब पांचवा हम बात कर लें, जो रेखीय आवर्धन है वो रियल इमेज के लिए, वास्तविक इमेज के लिए इसका मान जो होता है वो बच्चों होता है निगेटिव। आगे हम इसे समझेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये तो रही पहली स्थिति। कौन सी स्थिति बच्चों? पहली स्थिति। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी स्थिति की। एक मिनट, रिफ्रेशिंग कर रहा है, कर लेने दीजिए इसे। ये भी अपने मन का करता है। ठीक, दूसरी स्थिति में बात करते हैं कि जब वस्तु, अब देखिए वस्तु एक स्टेप आगे हो जाएगी। ठीक है, तो पहले अनंत पे थी, अब जो है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो जाएगी। ठीक है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र, एक एक स्टेप क्या होगी? खिसकती हुई जाएगी। ठीक है तो चलिए चलिए, सबसे पहले अब दर्पण बना लेते हैं। तो आइए दर्पण बनाते हैं। ठीक, तो ये रहा अवतल दर्पण। ये हो गया अनंत। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट रुक जाइए। ठीक
अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, ये हो गया अनंत और ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। अब इनके मध्य में रखी है वस्तु, तो चलिए भैया वस्तु को रख दीजिए, ठीक है। अब ये हो गई वस्तु, ठीक। अब वस्तु है तो वस्तु से निकलेगा प्रकाश की किरण, ऐसे प्रकाश की किरण गई, ठीक। और प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, किससे? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये फोकस से होकर चली जाएंगी। एक मिनट, ये फोकस से होकर चली जाएंगी और दूसरी किरण फोकस से होकर आ रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर मुख्य अक्ष के समांतर होकर ये चली जाएगी। तो किरणें एक दूसरे को यहां पे क्या कर रही हैं? काट रही हैं, ठीक है। किरणें एक दूसरे को यहां पे क्या कर दी? काट कर दी। यहां पे प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि एक दूसरे को किरणें क्या कर रही हैं? परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, तो उस कटान बिंदु पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। पिछला वाला लेक्चर जाकर देख लीजिए बच्चों, अगर प्रतिबिंब, वस्तु, ये सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। ठीक है, अगर वस्तु का नाम हम ए बी कर दें तो इसका नाम भी करना पड़ जाएगा। क्या नाम करना पड़ जाएगा? इनका नाम ए डैश और बी डैश रखना पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक, आइए परिणाम देखते हैं। जैसा पिछली बार में हमने देखा था कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बहुत छोटा था, लेकिन इस बार बहुत छोटा नहीं है, केवल छोटा है, ठीक। तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या है? छोटा है, ऐसा नहीं कि पॉइंट साइज है, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात कि प्रतिबिंब बना कैसा है, तो और मतलब कहाँ पे बना है? तो प्रतिबिंब बना है सी व सी का मतलब वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, इनके बीच में बना हुआ है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है? वास्तविक। हाँ, तो भाई वास्तव में किरणें काट रही हैं तो प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है, इसमें कोई शक है क्या? ठीक, तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा, मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है तो क्या माना जाएगा? उल्टा माना जाएगा, ठीक है। ठीक, अब बात कर लेते हैं चौथी की, रेखीय आवर्धन की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? रेखीय आवर्धन, ठीक है। रेखीय आवर्धन कुछ होता नहीं है, दरअसल इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का अनुपात होता है, ठीक है, रेशियो होती है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर अभी एक बड़ा होगा लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हाइट क्या है? छोटा है। किससे? हाइट क्या है? छोटा है भाई, इमेज की हाइट छोटी है ऑब्जेक्ट से, ठीक। पांचवी बात, रियल इमेज के लिए एम हमेशा क्या माना जाएगा? निगेटिव, ठीक। तो ये रहा परिणाम, ठीक है। तो अब जो है तीसरा जो है वस्तु कहां पे आएगी बच्चों? वक्रता केंद्र पर आएगी, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, हमारा प्यारा सा चैनल स्टडी एकेडमी में, ठीक है। अरे सॉरी, स्ट्रगल एकेडमी में। चलिए, क्लियर है? ठीक है, चलिए, धन्यवाद।